while you're trying to be concise, you do not come across as very clear to the examiner. Examiner को आपकी बात समझ नहीं आती because you're trying to make an argument at the same time as you're trying to be concise and very crisp. तो इसलिए exposition is your chance to basically sort of explain or give a background about what you are talking about. आपकी thesis statement का एक background जो है वो आपको देने का मौका फराहम करता है आपका context, आपका exposition. सेकेंडली वी हैव नो सूनर हैड वाली जो एक कंस्ट्रक्शन एक फ्रेज़ है वो अक्सर आपने पढ़ा होगा, इज़ फॉलोड बाय देन रादर देन देन। ये ई वाला जो देन है ये इसके बाद नहीं आएगा, ए वाला देन आएगा, ये वाला। फॉर इंस्टेंस दे हैड नो सूनर अराइव्ड देन दे वर आर्ग्यूइंग, यानी जैसे ही वो आए वो दे स्टार्टेड आर्ग्यूइंग, इसका ये मतलब है। तो ये बड़ी अच्छी एक बड़ी पॉलिश्ड कंस्ट्रक्शन है। ये अगर आप अपनी ऐसे में यूज़ करेंगे, वैसे भी अपनी राइटिंग में यूज़ करेंगे तो इसका एक बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है। तो इसको आपने दैन से फॉलो नहीं करना। एक दो दफ़ा ये आया भी है सेंटेंस करेक्शन में पास्ट पेपर्स में कि उसने एग्जामिनर में देन यूज़ किया है और बहुत से कैंडिडेट्स को पता नहीं था कि इसमें गलत क्या है। So it is followed by then instead of then. India as a mulk, as a country in 1947, it could not digest the fact that Pakistan has been carved on the map of the world, कि वो एक ऐसा मुल्क है जो इंडिया से कट कर अलग हो गया। उसकी बहुत बड़ा बैकग्राउंड है जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि इंडिया में जो मेजर रिलीजन है जिसको फॉलो किया जाता है उसमें जो ज़मीन जो धरती है उसको एक होली हैसियत हासिल होती है और वो रिलीजियसली भी डॉगमेटिकली भी ये बात नहीं डाइजेस्ट कर सकते थे कि उनकी ज़मीन को तोड़ दिया गया है। फिर पाकिस्तान की जो जियोग्राफिक लोकेशन थी कि आधा पाकिस्तान इंडिया के वेस्ट में है, आधा पाकिस्तान इंडिया के ईस्ट में है, तो दे वर वेरी श्योर कि पाकिस्तान बहुत जल्दी टूट जाएगा और हम फिर एक अखंड भारत बनाएंगे, एक फिर पूरा हिंदुस्तान बनेगा जो तारीख़ में हमेशा से चलता आ रहा है। ये जो नॉन डाइजेशन ऑफ पाकिस्तान था या जो नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ पाकिस्तान था कि पाकिस्तान बन गया, इस फैक्ट को नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा था, इसने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड की जाती है। पेंटावेलेंट यानी कि जिसके जो वैलेंस शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। और हमें पता है कि सेमीकंडक्टर्स में कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इससे हमें कैसे मिलेगा कि 4 इस 4 इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग कर लेंगे और जो एक हमारे पास बचेगा फ्री इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देगा। ठीक है। सिमिलरली पी टाइप में हमारे पास क्या होता है, क्योंकि इसमें हमारे पास पेंटावेलेंट जो होते हैं वो अपना एक जो इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट करते हैं, इस वजह से इनको डोनर्स बोलते हैं। जो पी टाइप होते हैं वो अगर वो इम्प्योरिटी हम ऐड करें, पी टाइप वो होती है अगर हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करें। ट्राइवेलेंट क्या होती है? जिसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सिमिलरली हमारे पास जो सेमीकंडक्टर्स होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसके 3 से कर लेंगे, लेकिन इसके अंदर एक होल क्रिएट हो जाएगा क्योंकि उसको कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, उसके पास जगह खाली होगी तो उसमें एक होल क्रिएट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो कोई भी इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर रिसीव कर सकता है टू कंप्लीट द शेल। और इसमें क्या होगा कि ये कोई भी इलेक्ट्रॉन ये जो फ्री है ये अपने आप को डोनेट कर सकता है टू कंप्लीट अनदर होल। तो इसलिए ये डोनर होता है, ये जो होता है वो रिसेप्टर्स होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वो लॉ है जो कि आपकी ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर आप दोनों के माबैन यानी अफेक्टेड और अफेक्ट करने वाले दोनों के रिश्ते को असल में मिटिगेट करता है, मीडिएट करता है, वो असल में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। यानी अगर मैं किसी एक इदारे के किसी ऑर्डर से इफेक्ट हो गया हूं तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ मुझे रेमेडी प्रोवाइड करता है। ठीक है, वो अलहदा तौर पर ट्रीट किया जाएगा, वो सिंपल जो ऑर्डिनरी कोर्ट्स होती हैं उनमें ट्राई नहीं किया जाएगा। फ्रांस वो पहला मुल्क था जिसने असल में इन दोनों लॉज के अंदर एक डिवीजन क्रिएट की। पॉलिटिकल कल्चर में
से मुराद ये है कि उस मुल्क के अंदर जो पॉलिटिक का निज़ाम है वो कैसा है, लोगों के उसके मुतल्लिक व्यूज़ कैसे हैं। हमारे यहाँ जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को ले लें मिसाल, या साउथ एशिया की मिसाल ले लें, हमारी जो पॉलिटिक्स है ख़ास तौर पे उसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि उसके अंदर जो हमारा पॉलिटिकल कल्चर है वो इतना वेल डेवलप्ड नहीं है, उसमें करप्शन आती है, उसमें जो है हमें किकबैक्स आते हैं, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उन पर करप्शन के इल्ज़ामात आते हैं, और पॉलिटिकल पार्टी का स्ट्रक्चर इतना अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं होता कि जिसमें लोकल जगह नीचे से जो है अच्छे लीडर प्रोड्यूस हो और जो वक्फे से ऊपर आते आते मुल्क को आगे सर्व करें। तो पॉलिटिकल कल्चर ख़राब होने की वजह से हम जो एंड रिजल्ट हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के वो ले नहीं पाते। अगर हम इसका जेंडर और लैंग्वेज का लिंक डिस्कवर करें तो 3 तरह की लैंग्वेजेस होती हैं। एक होती है नेचुरल जेंडर लैंग्वेज, तो इसमें नाउन और प्रोनाउन सिर्फ उनको मैस्कुलिन या फेमिनिन कैरेक्टर दिया जाता है। जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में ही और शी के साथ डिनोट किया जाता है। उसके बाद जो सेकंड टाइप आती है वो आती है कि ग्रामेटिकली जेंडर्ड लैंग्वेज। ग्रामेटिकली जेंडर्ड लैंग्वेज में नाउन और प्रोनाउन के साथ साथ वर्ब भी जेंडर्ड होता है। जैसे उर्दू की एग्जांपल ही हम ले लें तो इसमें कहा जाता है कि वो ये काम कर रहा है या कर रही है, तो इसके साथ साथ वर्ब भी ये डिनोट कर रहा है कि ये फेमिनिन कोई काम कर रहा है या फिर कोई मस्कुलिन काम कर रहा है। तो इसमें वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामेटिकली जेंडर्ड लैंग्वेजेस जो होती हैं इनमें ज़्यादा स्ट्रिक्ट जेंडर रोल्स पाए जाते हैं। और तीसरे नंबर पे जेंडरलेस लैंग्वेज होती है। जेंडरलेस लैंग्वेज में नाउन, प्रोनाउन या वर्ब कोई भी किसी भी जेंडर को डिनोट नहीं करता, ही शी का भी यूज़ नहीं होता उसमें। दूसरा आपका जो सोशल इंटरेक्शन के अंदर टॉपिक था वो ये था कि बरादरी सिस्टम और फ्यूडल सिस्टम जो है वो पाकिस्तान में किस तरीके का है। तो बुनियादी तौर पे हम लोग जब फ्यूडलिज़म की बात करेंगे तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो ज़मींदार तबका है उसके पास लीडरशिप की क्वालिटीज़ कितनी है और उसके पास पावर या रिसोर्सेज कितने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने सिंपल ज़मींदार की बात की तो वो शख्स जिसके पास एक ख़ास अमाउंट तक ज़मीन है हम उसे कहेंगे वो ज़मींदार है। लेकिन जब हम फ्यूडलिज़म की बात करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपके पास इकनॉमिक रिसोर्सेज कितने हैं, आपके पास पावर कितनी है, और आप जो हैं अपने गांव के अंदर या अपने जिस भी प्रेमिसेस में रह रहे हैं वहाँ पे कितने लोगों को आप अपने अंडर कर सकते हैं और वो आपको किस तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसका कहना था कि बरादरी और फ्यूडल सिस्टम के अंदर लैंड और जो कास्ट स्टेटस है वो दोनों आपस में बहुत इंटर रिलेट करते हैं।